स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। एक बार फिर से लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए। और आज जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का है। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये सबसे पहले तो ये जान लो, इसका वेटेज जान लो बच्चों। इस चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर बार बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग के। ये कम नहीं हुआ बच्चों, लॉन्ग का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इसी से रहता है। कभी किसी ईयर एक साल एक क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर्स में, और किसी ईयर में 2 क्वेश्चन पूछा है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों 6 क्वेश्चन आता है आप लोगों के बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में 6 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और इस 3 क्वेश्चन में सपोज कीजिए 1 या 2 क्वेश्चन इसी से आ जाए तो आपका काम बन गया, एक चैप्टर पढ़ के लॉन्ग का क्वेश्चन का काम बन जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इससे बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो पूछो मत। और इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ दोनों को एक्सप्लेन करना है। अप्लाइंग दिस लॉ, इस लॉ को अप्लाई करके ऑब्टेन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बच्चों, उसका बैलेंस कंडीशन प्राप्त करने के लिए या बैलेंस कंडीशंस बताने के लिए इस लॉ का उपयोग करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए। किरचॉफ्स लॉ पूछ रहा है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन होता है वो बैलेंस्ड कंडीशन हम लोग कैसे लाएंगे इस लॉ का यूज करके, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हमारे साथ शुरू हो जाइए। इसका आंसर हम लोगों को लिखना है बच्चों। तो आंसर क्या है? आंसर नंबर 1। इस चैप्टर से लगभग हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। किरचॉफ्स के 2 लॉ है बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बच्चों कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, या जंक्शन रूल भी इसे कहा जाता है। ये क्या कहता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे, यदि मान लीजिए इस जंक्शन पे किसी नेटवर्क में किसी जंक्शन पे ये मान लीजिए 4 रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और मान लीजिए इसमें करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, जंक्शन पॉइंट को P बोल देता हूं, इसमें I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है, इससे करंट I3 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है, और इसमें जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है I4। तो फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों कि किसी भी एक पार्टिकुलर जंक्शन पे, कोई मान लो नेटवर्क है, ऐसा सर्किट है, उस सर्किट में किसी पार्टिकुलर जंक्शन पे एक पॉइंट पे अलजेब्राइक सम जो होता है टोटल करंट का, यानी कि I1 का I2 का प्लस जो जंक्शन की तरफ करंट आता है उसे जोड़ते हैं, और जो जंक्शन से दूर जा रहा है, जैसे ये करंट जा रहा है जंक्शन से दूर, इसको बच्चों इसका साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी जंक्शन की तरफ आने वाले करंट का साइन पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट जो होगा उसका साइन नेगेटिव लेते हैं, प्लस I4 ये जंक्शन की तरफ आ रहा है। टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ करंट जो होता है एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको बोलो आप जंक्शन रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at any junction in a circuit, at any junction point लिख सकते हो बच्चों, in any circuit, in a circuit, किसी भी सर्किट में जंक्शन पॉइंट पे the algebraic sum of net current is equal to 0, ये समझ में आया? यानी सिग्मा आई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। इसीलिए यहां पे सिर्फ आपको लिख देना है, क्या सिर्फ आपको लिखना है, अरे रे क्या हुआ,
सिग्मा आई नेट का जो वैल्यू होगा बच्चों ये 0 के बराबर होगा, और ये बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसको भी लिख देना है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्लियर है ये चीज? चलिए, किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है बच्चों, सेकंड लॉ, किरचॉफ्स, हाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लाओ जल्दी लाओ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहता है बच्चों कि किसी भी एक सर्किट में, क्लोज सर्किट में अगर हम ये क्लोज सर्किट एक मान ले, ए बी सी डी, ये मान ले, इस सर्किट में अगर ऐसे घूम जाओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, इस सर्किट में ऐसे घूम जाओ, एबीसीडी घूम जाओ या एडीसीबी घूम जाओ, ए तक आ जाओ, इसमें जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा बच्चों, जैसे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डी और मान लो यहां पे ई का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस सेल का जो ईएमएफ होगा, यानी इस सेल के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ोगे तो किसी भी क्लोज सर्किट में ये आपको 0 मिलेगा। नेट सम ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या लाओ सर? दिस लाओ, मत लाओ, दिस लाओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ net potential difference in a closed circuit, closed circuit is equal to 0, ठीक है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा बच्चों, दैट इज आप लिख सकते हो सिग्मा वी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकंड रूल कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जान लिए, हाय ये भी जान लिया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों, ये देख लो जरा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब आपको क्या करना है, इस लॉ को, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करके आपको व्हिटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन आपको निकालना है। क्या निकालना है फिर से सुनो, व्हिटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन है बच्चों, उसको निकालना है या उसको प्राप्त करना है किस लॉ का यूज करके, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। चलिए आइए हमारे साथ बन जाइए, और अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज पहले होता क्या है, पहले उसको देखें। तो हेडिंग लगा देंगे पहले, व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, गेहूं पत्थर ब्रिज नहीं रे बाबा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये देखो बच्चों, ये 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो हमने 4 रेसिस्टेंस को स्क्वायर फॉर्म में जोड़ दिया, स्क्वायर फॉर्म में ऐसे जोड़ा, ये रेसिस्टेंस है तीसरा, और ये रेसिस्टेंस मैंने ले लिया चौथा, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3, इसको बोल दिया R4, ठीक है। ये 4 रेसिस्टेंस का एक नेटवर्क होता है बच्चों, इस तरह का नेटवर्क, इसी को बोलते हैं हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज। बीच में लगा देता हूं मैं एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसके 2 सिरा को जोड़ देता हूं मैं एक सेल से। नहीं, एक सेल से जोड़ा, मैंने एक सेल से जोड़ा, ए बी सी डी, इस पॉइंट्स का मैंने नाम रखा ए बी सी डी। अच्छा, बैटरी का ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं ई के बराबर, ठीक है, सेल का ईएमएफ ई है। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज। ये कब बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड होने के लिए कंडीशन क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ
4 resistances या 4 resistors बोल सकते हो, in which only one resistance is unknown. Only one resistance is unknown. केवल एक रेसिस्टेंस का मान जो है वो मालूम नहीं रहता है, बाकी 3 का मालूम रहेगा. मान लीजिए R1, R2, R3, R4 में से आपको R1 का मान नहीं पता, लेकिन R2, R4 और R3 के बारे में पता है कि कितना कितना वैल्यू है इसका. तो इसमें R1 का वैल्यू बच्चों निकाला जा सकता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. कैसे, इसको देखते हैं. बैलेंस कंडीशंस निकालते हैं. सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा करके करंट को बांट देते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सपोज करो ये सेल जो है ये आई करंट भेजा, ये आई करंट R1, R2, R3 के लिए भेज रहा है. ठीक है, जैसे ही ये करंट यहां आएगा तो कुछ करंट बच्चों इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा. ठीक है, तो मान लो इसमें करंट गया I1, इसमें कितना करंट गया, R1 में गया I1, तो टोटल करंट आया था I. टोटल करंट कितना आया था I. इसमें से I1 इधर गया तो इधर कितना जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा I माइनस I1. ठीक है, I में से कितना घटा देंगे, I1 को घटा देंगे, बाकी इधर गया. ठीक है, अब ये करंट जब B पॉइंट पे पहुंचेगा, यहां I1 पहुंचा, I1 यहां भी बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर आएगा. तो सपोज करो यहां जब ये I1 पहुंचा तो इस गैल्वेनोमीटर ने IG करंट को ड्रॉ किया, विड्रॉ किया इसको, IG करंट इधर. तो I1 में से IG इधर चला गया तो इसमें कितना जाएगा, तो I1 यहां पे नेट करंट कितना आया था, I1 आया था. I1 में से IG इधर गया तो इधर कितना करंट आएगा बच्चों, I1 माइनस IG, यानी R2 में जो करंट जाएगा वो I1 माइनस IG होगा. ठीक है, चलिए इधर से आ रहा है IG देखो इधर से क्या आ रहा है, DIG साहब आ रहे हैं इधर से, और यहाँ पे D पॉइंट पे इधर से कौन आ रहा है, I माइनस I1. ये दोनों करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा बच्चों तो टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों करंट मिल करके इसमें चला जाएगा. यानी इसमें कितना करंट जाएगा बच्चों, देखो इधर से आया कितना I माइनस I1 और इधर से कितना करंट आया IG, साफ साफ दिख रहा है, इसमें IG जोड़ दो, ये दोनों करंट मिलके पहुंचेगा यहां. इधर से देखो इस जंक्शन पे करंट कितना होगा बच्चों, देखो इधर से कितना करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से कितना आया I1 माइनस IG आया रे इधर सी पॉइंट पे, और इधर से कितना करंट जा रहा है बच्चों, देखो I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट आ रहा है. सबको जोड़ दो, इधर से जो करंट आया इधर से जो करंट आया वही करंट इधर फ्लो हो जाएगा. देखो जोड़ो जरा, I1 गया, IG गया, क्या बचा I, और होना भी चाहिए बच्चों. करंट सेल जितना करंट भेजा था नेट करंट उतना ही वापस आना चाहिए सेल. ठीक है, इसको बोलते हैं, ये कैसे लगाए हम लोग, तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लगा है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले टोटल इनकमिंग करंट जो होता है टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, या फिर ये बोलो कि किसी भी एट अ पार्टिकुलर जंक्शन द अलजेब्राइक सम ऑफ नेट करंट इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, चलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए. तो हम लोग यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखेंगे बच्चों. लैंग्वेज क्या लिखें, लैंग्वेज में वही चीज लिखेंगे बच्चों जो यहाँ पे फिगर में फिगर आउट किया गया है, वही लिखेंगे. कंसीडर 4 रेसिस्टेंसेस या 4 रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टर भी लिख सकते हैं बच्चों, R1, R2, R3 and R4 are connected with the cell as shown in the figure. बस इतना लिख देना है आपको, as shown in the figure. बस इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है. कुछ और लिखेंगे बच्चों. हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लगा करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे नेटवर्क में. ठीक है, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा करके क्या किया हम लोगों ने, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, करंट को बांटा गया इन current is distributed in each part of the circuit
सर्किट। सर्किट के हर पार्ट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने लगा दिया किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, करंट आया, I1 इधर गया, I माइनस I1 इधर गया, I1 यहाँ पे आया, IG इधर गया, तो इधर I1 माइनस IG गया, यहाँ पे I माइनस I1 आ गया, यहाँ पे IG आ गया, तो इधर करंट कितना गया, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, चलिए अब यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल लगा करके इसका बैलेंस्ड कंडीशन निकालना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे इरेज करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या हुआ तेरा वादा, आहा ओनली भी मिट गया रे, ओनली वन रेसिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे मैं लगाने वाला हूं किरचॉफ्स सेकंड रूल। मैं इस I1 को यहां लिख दूं, यहां। ठीक है, चलो अब देखो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए बच्चों सबसे पहले इसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें क्लोज सर्किट जो है, क्लोज सर्किट, इसमें क्लोज नेटवर्क कितने हैं। क्लोज सर्किट देखो, क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, जैसे ABDA ये एक क्लोज सर्किट है। देखो उसी तरह BCDB ये भी एक क्लोज सर्किट है। उसके बाद ABCDA बहुत सारा क्लोज सर्किट है। तो कोई भी इसमें से आपको दो क्लोज सर्किट लेना है। आप इसे भी क्लोज सर्किट बोल सकते हो, ABCEA ऐसे, ये भी क्लोज सर्किट बोल सकते हो। इसमें से कोई भी एनी दो क्लोज सर्किट लो, क्लोज सर्किट। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें मैंने लिया ABDA, ऐसे गया मैंने, A से B, फिर B से D और फिर D से A आया। इसमें ऐसे घूमना है बच्चों, ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो, अगर आपने पढ़ा भी होगा किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल या सेकंड लॉ। फोर, इसको मेस बोलते हैं बच्चों, फोर मेस। और इस मेस का मैं नाम रख देता हूं, ए। ठीक है, इसको मेस बोलते हैं। क्लोज सर्किट को क्या बोलते हैं, मेस बोलते हैं। फोर मेस ए। मेस ए के लिए हम लोगों ने यहां पे लगाया किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल कहता है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी VA माइनस VB, यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD प्लस डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VA। इसका सम क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। चलिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए लगा देंगे फॉर्मूला ओम्स लॉ, जय बाबा ओम का लॉ लगा दो, V बराबर IR। यहां पे बच्चों देखो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, रेसिस्टेंस इसका कितना है, R1। तो भाई करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस करंट को मल्टीप्लाई करते जाओ रेसिस्टेंस से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आप मेश में देखो, मेश कैसे माने हो, क्लॉकवाइज, यानी आपको ए से बी जाना है। ए से बी जब आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, करंट का भी डायरेक्शन वही है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ये याद रखना है, करंट कितना गया, I1, जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग भी जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन होता है बच्चों पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग इधर जाते और करंट इधर आता तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेते। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, पता होगा आपको। अच्छा, बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बी और डी के बीच में करंट कितना जा रहा है, बी से हम डी जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो साइन मैंने लिख दिया प्लस। क्लियर है। उसके बाद करंट कितना जा रहा है, IG साहब आ रहे हैं करंट। ठीक है, और यहां पे G जो है ये रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग कितना मान लेंगे बच्चों, G, IG इंटू G प्लस VD और माइनस VA कितना होगा, D और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो D से हम लोग A की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट किधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो पहले हम लोग नेगेटिव साइन ले लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम लोग करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, I माइनस R1 को R3 से, I माइनस I1 इंटू R3, इसको मान लेंगे बच्चों हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जरा, उसके बाद हम लोग एक और मेष लेंगे बच्चों, एक और मेष। सर मेष में आप खाना बनाएंगे,
नहीं 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 नहीं, वो मेष नहीं। चलो ये मेष ले रहे हैं बच्चों, बी डी सी, बी डी सी, ये बी डी सी बी, बी डी सी बी, ये क्लोज सर्किट ले रहे हैं, ठीक है, ये क्लोज नेटवर्क है। और इसमें मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं बच्चों। पहले मैं गया बी से डी, ठीक है, इसके बाद मैं गया डी से सी, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई दिल्ली, ठीक है, सी से फिर बी पर आ गए ऐसे। और इस मेष का मैंने नाम रख दिया बी। और यहां पे आपको डायरेक्टली लिखना है कि 4 मेष बी, 4 मेष बी। इस बार हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको बी से डी जाना है, बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा IG इंटू जी के बराबर। जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको आर बोलते हो, इसको जी मैंने मान लिया है, ठीक है। उसके बाद डी से जाएंगे सी, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, इसका साइन होगा पॉजिटिव, यानी करंट को गुना कर देना है R4 से। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी ये भी होगा पॉजिटिव बच्चों, ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG और इंटू हो जाएगा बच्चों R4, ठीक है। उसके बाद सी से भी जाना है, यहां से देखो बी से डी आ गए, डी से सी आ गए, अब सी से भी जाना है, सी से भी जाना है। देखो इधर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन करंट किधर आ रहा है, I1 माइनस IG इधर आ रहे हैं, करंट जी इधर आ रहे हैं और आप इधर जा रहे हैं, तो साइन लेना है आपको नेगेटिव, ठीक है। करंट सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है बच्चों I1 माइनस IG, देखो करंट कितना है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है R2 इंटू R2 बराबर होगा 0। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ एकदम दिखेगा बच्चों। चलो अब देखते हैं क्या, देखो बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज किसे कहा जाता है बच्चों, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज उसी को बोलेंगे कि करंट सारे रेजिस्टेंस में जाए, लेकिन सिर्फ गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर में जो निडल लगा रहता है उसका डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब बोलते हैं कि ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। क्या मतलब समझे, सारे में करंट जाए, केवल किस में करंट नहीं जाए, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाए। तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग जो करंट माने थे वो IG था, और IG का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, IG का मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए there should be no current through galvanometer, गैल्वेनोमीटर से बच्चों कोई करंट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए गैल्वेनोमीटर। दैट इज IG का वैल्यू आपको करना है 0, तो कंडीशन आ जाएगा बच्चों, IG का मान क्या करना है, 0 करना है। दोनों इक्वेशन में IG का वैल्यू 0 करो और देखो क्या इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अब IG का मान 0 कैसे करें, IG का मान 0 करने के लिए हम मुझे कुछ यहाँ पे हेरा फेरी करना होगा बच्चों। हेरा फेरी मतलब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको, हाँ इसे मैं मिटा देता हूँ। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। चलो अभी तो इतना पार्ट में निकल जाएगा, अभी दिल को आराम में रखना है, हाँ, ताकि एग्जाम अच्छे से जाए बच्चों, ठीक है। तो चलो फ्रॉम फर्स्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट IG का मान रखना है 0। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, I1 R1, देखो I1 R1 प्लस IG इंटू जी, तो ये वैल्यू आपको कर देना है 0, क्योंकि IG का मान ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, IG इंटू जी क्या बचेगा, माइनस I1 इंटू R3, इतना बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 0। इसको मैं और अगर सॉल्व करूं तो I1 R1 का वैल्यू मिलेगा I माइनस I1 इंटू R3, ठीक है। अगर मैं ये निकालूं I माइनस I1 बाय I1, ये निकालो, यानी I1 को इधर दे दूं और R3 को इधर दे दूं, तो ये हो जाएगा बच्चों R1 बाय R3। देखो अभी भी क्रॉस गुना करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये देखो जरा सेकेंड इक्वेशन में भी आपको IG का मान रखना है 0।
यहां पे लिख देता हूं मैं, IG का मान रखना है 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां क्या मिलेगा देखो, I माइनस I1, और चूंकि IG भी 0 हो जाएगा तो I माइनस I1 इंटू क्या मिलेगा, R4, I माइनस I1 इंटू R4, ठीक है। इतना वैल्यू मिला, क्योंकि IG का मान 0, यहां भी IG का मान 0 पुट करोगे तो I माइनस I1 इंटू R4 मिलेगा। यहां भी आप IG 0 कीजिए, IG 0 करो तो I1 इंटू R2 मिलेगा, लेकिन यहां साइन क्या है बच्चों, माइनस I1 इंटू R2 मिल रहा है, और इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए तो I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों I1 इंटू R2, ये वैल्यू मिलेगा I1 इंटू R2 के बराबर। R2 को ठीक से लिखिए सर, ये पंछी सुग्गा लग रहा है, हाँ ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे, I माइनस I1 बाय I1 निकालोगे, इज इक्वल टू मिलेगा आपको R2 बाय R4, और ये इक्वेशन को बोल दिया मैंने 4। देखो इसमें भी मैंने I माइनस I1 बाय I1 का मान निकाला, इसमें भी मैंने I माइनस I1 बाय I1 का मान निकाला। अब देखो दोनों इक्वेशन को यदि कंपेयर किया जाए बच्चों तो दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का RHS, इसका RHS है R1 बाय R3, इसका RHS है R2 बाय R4। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये होने वाला है कंप्लीट। तो मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों, इसे मिटा देता हूं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, हाँ कौन शामिल है, कौन शामिल है, सबको निकालो अभी। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो बच्चे, देखो क्या मिल रहा है, दोनों का RHS सेम कर दो, इसका RHS है R1 बाई R3, R1 बाई R3 रे, और ये क्या है R2 बाई R4, मैंने कह दिया इसको R2 बाई R4 है। और बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं कि R2 को यहां भेज देता हूं, R3 को यहां, R2 तो यहां आ जा रहे, R3 तो यहां फिक्स हो जा रहे, और ये हो जाएगा बच्चों R3 बाय R4। और यही बच्चों कंडीशन है कि इस दोनों का रेशियो R1 R2 का रेशियो जो होता है वो R3 बाय R4 के बराबर होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, और यही आपको प्राप्त करना था। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ, या दिस इज द, ऐसा आप लिख सकते हो, दिस इज द कंडीशन of a balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstones या Wheatstone bridge, बैलेंस्ड Wheatstone bridge के लिए बच्चों यही कंडीशन है। चलो ठीक है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो हमारे साथ बने रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे लगता है कि ये 5-6 बार पूछ दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखे तो, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बने रहिए, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।